2 दिन बाद मेरी शादी की तारीख थी। ये शादी मेरे माँ बाप की मर्जी से हो रही थी। मैं भी अपने माँ बाप के फैसले पर खुश थी। मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं था कि ये रिश्ता मेरे माँ बाप की पसंद और मर्जी का था, क्योंकि मैंने कभी भी अपने घर से बाहर कदम नहीं निकाला था। बाहर की या बाहर के लोग क्या होते हैं इसका मुझे अंदाजा नहीं था, मगर अम्मा से यही सुना था कि बाहर की दुनिया बहुत जालिम है, कभी भूलकर भी इस दुनिया में कदम नहीं रखना चाहिए। यही वजह थी कि मैं कई हद तक डरपोक साबित हुई थी। मुझ में आत्मविश्वास की बहुत कमी थी और इसकी वजह भी यही थी कि मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। इसीलिए किसी बाहर वाले से बात भी करनी पड़ जाती तो मैं बहुत मुश्किल से कर पाती थी। अम्मा के मुंह से अक्सर यही सुना करती थी कि पता नहीं मैं दूसरे घर जाकर कैसे गुजारा करूंगी। अब जो 2 दिन बाद मेरी शादी थी तो ये बातें मेरे अंदर डर पैदा कर रही थी कि पता नहीं मेरी आगे आने वाली जिंदगी कैसे गुजरेगी। मगर मैं अपने माँ बाप के फैसले पर मुतमईन थी कि वो मेरे लिए बेहतरीन फैसला करेंगे। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। अब्बा मेरी शादी के दिन बहुत खुश थे। उनकी तबीयत उन दिनों बहुत कमजोर थी, पर फिर भी इस दिन शादी के इंतजाम वो खुद ही देख रहे थे। मेहमानों से लेकर खाने तक का इंतजाम अब्बा ने खुद ही किया था। हर चीज वो दौड़ दौड़ कर रहे थे। उनका बस नहीं चलता था कि वो किस तरह से अपनी खुशी मनाए, क्योंकि मैं 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। दोनों भाई मुझसे छोटे थे और हमारे हालात भी इस कदर अच्छे नहीं थे। मगर अब्बा मेरी शादी के लिए सालों से पैसा इकट्ठा कर रहे थे ताकि वो मेरी शादी में कोई कमी ना होने दे। और आज वो दिन आ गया था तो अब्बा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब्बा के जुड़े हुए पैसों से शादी की तैयारी पूरी नहीं हो पाई तो उन्होंने मेरी शादी के लिए कर्ज भी ले लिया। इस तरह से वो मेरी शादी के कर्ज में भी डूब चुके थे। मुझे इस बात का बेहद एहसास था कि अब्बा मेरी शादी की वजह से कर्ज में डूब चुके थे और अब्बा के लिए ये कर्ज उतारना कोई आसान काम नहीं था। इसी बात ने मुझे अब्बा के लिए परेशान भी कर दिया था। अब्बा ने बहुत अच्छे से मेरी शादी कर दी और मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई। ससुराल आई तो सबने मेरा बहुत अच्छे से स्वागत किया। मेरे इस घर में आने से पहले मेरे ससुराल वाले बहुत खुश थे। बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जा रही थी। शादी का पहला दिन तो बहुत अच्छा गुजरा। शादी के अगले दिन मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मगर मैंने इसे इग्नोर कर दिया क्योंकि शादी के काफी दिन पहले भी मेरे पेट में दर्द उठा था। लेकिन कुछ देर दर्द के बाद आराम मिल जाता था तो मैं इस पर कोई ध्यान नहीं देती थी। आज भी इसी तरह हुआ। चंद लम्हे दर्द उठकर बंद हो गया और मैंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि आज मेरे ससुराल में मेरा पहला दिन था। घर भी मेहमानों से भरा हुआ था। ऐसे में किसी को कह भी नहीं सकती थी कि मेरी तबीयत खराब है। फिर हर शख्स के मुंह पर यही होता कि दुल्हन की तबीयत खराब है। ऐसे ही चुपचाप मैं अपनी जगह पर बैठी रही। कुछ देर बाद घर वाले मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गए, मगर यह दर्द हर चंद लम्हे बाद उठता ही जा रहा था, जिसकी वजह से मेरी तबीयत खराब होने लगी। मुझे यह महसूस होने लगा कि मेरी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। मैं घर में किसी को भी महसूस नहीं होने दे रही थी। इसी तरह मेहमान आते गए और मेरे पेट में दर्द बढ़ता जा रहा था, मगर मुझे उस वक्त बर्दाश्त करना था। मैं खामोशी से बैठी, चेहरे पर मुस्कान सजाए सभी से मिल रही थी। उस वक्त मैं शदीद अर्जियत से गुजर रही थी, मगर मैं किसी को बता नहीं सकती थी कि मुझ पर क्या गुजर रही है। खैर रात हुई तो मेहमानों का रश थोड़ा कुछ कम हुआ तो मेरी सास ने मुझे आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया। कमरे में आकर मैंने कुछ सुकून का सांस लिया। सुबह से बैठे रहने की वजह से मेरी कमर अकड़ गई थी और पेट का दर्द भी बहुत बढ़ गया था। मैं अपने कमरे में आकर खामोशी से लेट गई और दर्द कम होने का इंतजार करने लगी। मैं सोच रही थी कि शायद दर्द खुद ही कम हो जाएगा, और कुछ देर बाद हुआ भी कुछ ऐसा ही। मेरे दर्द में आराम पड़ चुका था। मुझे बहुत सुकून मिला। मुझे लगा शादी में बाजार के खाने खाए थे, इसीलिए मेरे पेट में दर्द उठ रहा हो, वरना और कोई वजह तो मुझे समझ नहीं आ रही थी। इसी वजह से मैंने किसी को बताना भी मुनासिब नहीं समझा था और इसी वजह से मैंने रात का खाना भी नहीं खाया था। मैं अपने कमरे में ही आराम करने लगी। अगला दिन वलीमे के हंगामे में गुजरा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। इस दिन मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था। आज शादी का तीसरा दिन था। शादी के हंगामे अब थम चुके थे। आज घर में सभी लोग शादी की थकान उतार रहे थे। सभी लोग देर से सोकर उठे थे। मैं नई दुल्हन थी, इसीलिए किसी ने मुझे उठाना सही नहीं समझा। 12 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो मेरी ननद मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई। मैं नाश्ता करके कमरे से बाहर आकर घर वालों के साथ बैठ गई। पेट में दर्द तो अभी भी था, लेकिन मैंने इसे ज्यादा सवार नहीं होने दिया। मैं सबके साथ हंस बोलकर अपना वक्त गुजारने लगी। शादी का घर था,
इसीलिए कुछ न कुछ मेहमान तो अब भी घर में मौजूद थे। मेरे शौहर की दूसरे शहर से बुआ आई हुई थी। वह अब तक घर में ही मौजूद थी। वह मुझे ऊपर से नीचे तक घूर घूर के देख रही थी। उनकी इस तरह से देखने से मैं अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, क्योंकि जिस तरह से वह मुझे घूर रही थी, अच्छा से अच्छा बंदा अनकंफर्टेबल हो जाए, यही वजह थी कि मैं वहां बैठकर बेचैनी महसूस कर रही थी। इसीलिए उठकर मैं अपने कमरे में चली गई, क्योंकि मुझे वहां बैठना अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो मेरे पेट का दर्द कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा था, और ऊपर से बुआ की नजरें आर पार होती नजर आ रही थी। कमरे में आकर मैंने थोड़ा सुकून का सांस लिया। दोपहर हो चुकी थी, तो मैं कुछ देर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। मैंने सोचा शायद इस तरह मेरे पेट के दर्द में आराम मिले। ना जाने कब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई, कुछ पता नहीं चला। शाम में मेरी जब आंख खुली तो असर की नमाज का वक्त हो रहा था। मुझ में उठने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं थी, मगर मैं इस घर में नई नई थी, इसीलिए मुझे हर कदम सोच समझकर उठाना था। अम्मा के घर पर तो जब मर्जी सोकर उठ सकते थे, मगर यह ससुराल था और यहाँ ससुराल वालों की मर्जी से ही चलना था। मैं ना चाहते हुए भी बिस्तर से उठ गई, मगर अचानक पेट में दर्द उठने लगा। मैं वापस बेड पर बैठ गई। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे पेट का दर्द तेजी से बढ़ने लगा। उस वक्त मेरे शौहर भी घर पर मौजूद नहीं थे। काफी देर दर्द बर्दाश्त करने के बाद मेरे शौहर घर आए। मेरी बिगड़ती हुई हालत देखकर उन्होंने मेरी तबीयत के बारे में पूछा, क्योंकि दर्द से मेरा रंग पीला पड़ चुका था और पेट का दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। मेरे शौहर ने मेरी यह हालत देखी तो मुझे डॉक्टर के पास चलने को कहा, मगर मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती थी, तो मैंने घर पर ही मौजूद पेट दर्द की दवा खाना सही समझा। तब वह खामोश हो गए और मुझे पेट दर्द की दवाई लाकर दी, मगर दवाई खाकर भी मेरे पेट दर्द में आराम नहीं मिल रहा था। कुछ वक्त बाद दर्द में थोड़ा आराम महसूस हुआ तो मैंने भी सुकून का सांस लिया। 1-2 घंटे सुकून से गुजर गए और मेरे शौहर भी मुतमईन हो गए कि मेरी तबीयत अब ठीक हो चुकी है। मगर कुछ देर बाद ही दोबारा मुझे दर्द का एहसास हुआ, मगर इस बार दर्द पहले से भी कई ज्यादा बढ़कर था। दोबारा से मेरी हालत बिगड़ने लगी तो मेरे शौहर ने दोबारा से मुझे डॉक्टर के पास चलने को कहा। अभी शादी का तीसरा ही दिन था। मैं उनके साथ जाने से झिझक रही थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी और मुझे तैयार होने को कहा और खुद भी डॉक्टर के पास जाने के लिए तैयार होने के लिए चले गए। मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो सास भी मेरी तबीयत को लेकर परेशान थी। उन्होंने दुआएं देकर हम दोनों को डॉक्टर के पास भेजा। हम डॉक्टर के पास पहुंच गए। अस्पताल में तरह तरह के मरीज आए हुए थे। किसी को अस्पताल में आकर खुशी मिल रही थी तो कोई अपने लिए दवाई खरीद रहा था। मेरा दर्द मुझे बैठने की इजाजत भी नहीं दे रहा था, तो मैं उठकर टहलने लगी। मुझे किसी पल चैन नहीं मिल रहा था। मेरी तबीयत में बेचैनी बढ़ती ही चली जा रही थी। मेरे शौहर मेरी तबीयत बिगड़ती देखकर परेशान हुए जा रहे थे। जब मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी तो मेरी बारी का इंतजार किए बगैर डॉक्टर मुझे इमरजेंसी में लेकर गए। इमरजेंसी में जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे चेक करना शुरू कर दिया और मुझे पूछा कि कहाँ दर्द हो रहा है, तो मैंने उन्हें पेट के उसी जगह हाथ रखकर बताया। डॉक्टर सोच में पड़ गई। डॉक्टर को भी मेरे पेट दर्द की कोई खास वजह समझ में नहीं आई। डॉक्टर ने मुझे कुछ दवाइयाँ देकर घर भेज दिया। घर आकर मैंने यह दवाइयाँ खाई और सो गई। सुबह मेरे पेट का दर्द बिल्कुल गायब हो चुका था। मैं पहले की तरह ही ठीक हो चुकी थी, मगर शाम तक मेरी तबीयत पहले से बहुत ज्यादा बिगड़ गई और मुझे फिर से अस्पताल ले जाया गया। इस बार डॉक्टर ने मुझे अल्ट्रासाउंड करवाने का मशवरा दिया और कहा कि वह अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर ही मुझे कुछ बता सकती है। साथ ही यह भी कहा कि यह अल्ट्रासाउंड अभी इसी वक्त करवाना होगा। मैं कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड करवा चुकी थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आने में कुछ देर बाकी थी। मेरी तबीयत ज्यादा खराब होने लगी। इस वक्त मुझे दोबारा से इमरजेंसी में ले जाया गया और डॉक्टर ने मुझे दोबारा दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन लगाए, मगर दर्द कम ही नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई। डॉक्टर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट लेकर खड़ी हुई थी और साथ ही मेरा शौहर भी बैठे हुए थे। मैं अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर के माथे पर बल पड़ गए और वह काफी देर तक रिपोर्ट को देखती रही, मगर कुछ ना बोली। आखिरकार मेरे शौहर ने ही डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बारे में पूछा कि रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है। फिर डॉक्टर ने जो कहा वह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए और मेरे शौहर फटी फटी निगाहों से डॉक्टर की तरफ देखने लगे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि डॉक्टर क्या बोल रही है। एक लम्हे के लिए तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था
कि डॉक्टर ने आखिर क्या कहा, मगर जब डॉक्टर की कही हुई बात मुझे समझ में आई तो जैसे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे काटे तो बदन में खून नहीं। और मेरे शौहर तो पहले ही डॉक्टर को फटी फटी निगाहों से देखने लगे थे। उसके बाद उन्होंने इसी नज़रों से मेरी तरफ देखा कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि जमीन फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। मेरे शौहर की आंखों में मेरे लिए साफ साफ बेएतबारी दिख रही थी। वह मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई झूठ की मरीजा हूँ, और मैं उस वक्त की सूरत हाल को देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर डॉक्टर के इस जवाब में मैं क्या बोलूँ। मेरा दिमाग तो जैसे सुन सा होकर रह गया था। मेरी दुनिया ही एक पल में घूम कर रह गई थी। डॉक्टर ने कहा था कुछ महीने पहले जो अबॉर्शन करवाया था उसकी वजह से पेट में दर्द हो रहा है। मेरी शादी को तो अभी 3 दिन ही हुए थे, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था। मेरे शौहर ने डॉक्टर से कहा कि अभी हमारी शादी को 3 ही दिन हुए हैं। इस बात पर तो डॉक्टर भी हैरान हुई। डॉक्टर ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा। डॉक्टर कहने लगी, इस बारे में अपनी बीवी से पूछे जो ना जाने कहाँ कहाँ घुल खिलाकर आई है। डॉक्टर के मुंह से यह शब्द सुनकर मेरे ऊपर जैसे आसमान गिर गया हो। मेरे शौहर बेटे मुझे बहुत खतरनाक नजरों से घूर रहे थे और मैं कसूरवार ना होते हुए भी उनके सामने सर झुकाए बैठी थी। वहाँ पर और भी नर्स थी जो मेरी तरफ देखकर एक दूसरे के कानों में खुसर फुसर कर रही थी। मेरे शौहर काफी देर खामोश बैठे जमीन की तरफ घूर रहे थे। मैं अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। डॉक्टर ने मेरे पास कुछ भी बोलने लायक छोड़ा ही नहीं था। डॉक्टर ने तो मुझे सफाई देने तक का मौका नहीं दिया था और सीधा मेरे दामन को ही दागदार कर दिया। मुझे बहुत बड़ा झटका लगा था। मैं चुपचाप बैठी थी। बेगुनाह ना होते हुए भी मैं अपने शौहर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं उन्हें कैसे यकीन दिलाऊं। मुझे इस वक्त अम्मा की बातें शिद्दत से याद आने लगी, जब वह मेरे कम बोलने की आदत से परेशान हो जाया करती थी। वह यह भी जानती थी कि मैं किसी बात पर आवाज नहीं उठाऊंगी। मैंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं बोला था और ना ही अपने लिए कुछ भी बोलना आता है। जब इतना अहम मौका था, मेरे किरदार पर बात हो रही थी, कीचड़ उछाला जा रहा था, पर मेरे होठ सिल चुके थे। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन सा हो चुका था। मैं अपनी सफाई में एक भी शब्द नहीं बोल पा रही थी। आज मुझे शिद्दत से इस कमी का एहसास हुआ। मैंने अपने लिए कभी कुछ बोलना क्यों नहीं सीखा था। कुछ देर बाद एक नर्स ने आकर मुझे ड्रिप लगा दी ताकि मेरे दर्द में आराम मिल सके। वो ड्रिप तकरीबन 2 घंटे बाद खत्म हुई। यह 2 घंटे मैंने सूली पर गुजारे थे। सामने मेरे शौहर जमीन में नजरें गाड़े बैठे थे और मैं अब तक डॉक्टर की इसी बात पर हैरान थी कि डॉक्टर ऐसा बोल भी कैसे सकती है। ये सारी बातें सुनकर मेरे होश उड़ चुके थे, पर मैं बिल्कुल बेदाग थी और मैं कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई थी। कुछ देर बाद ड्रिप खत्म हुई तो मेरे शौहर मुझे लेकर घर आ गए। घर में कदम रखते ही मेरे कदम लड़खड़ाने लगे। मेरे पाँव जैसे मन मन भर के हो गए थे। मुझे अपने शौहर की सुर्ख आंखें देखकर खौफ आ रहा था। प्रेग्नेंट होना तो बहुत दूर की बात थी। मुझे तो मेरे शौहर के अलावा कभी किसी ने हाथ तक नहीं लगाया था। मैं बिल्कुल बेदाग थी। यह सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा। मेरे शौहर मुझे जिस तरह घसीटते हुए घर लेकर आए थे, यही बात सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। मेरे शौहर सीधे अपनी अम्मी के कमरे में चले गए। उन्होंने मुझसे इस बारे में एक शब्द तक नहीं पूछा था और डॉक्टर की बात को ही सच मान लिया था। मुझे एक बार भी अपनी सफाई का मौका नहीं दिया था। मैं अपने कमरे में बैठी इसी बात पर परेशान हो रही थी कि ना जाने अब क्या होगा। मैं अभी यही सोच रही थी, इतने में कमरे का दरवाजा खुला। मेरे शौहर के साथ उनकी अम्मी भी साथ खड़ी थी और मेरे कमरे में आते ही मुझे कोसना शुरू कर दिया था कि कैसे बदचलन बहू उनके पल्ले पड़ गई है। उन्होंने मेरे सामने ही मेरे माँ बाप को फोन लगाया और उन्हें बहुत सुनाया। साथ यह भी कहा कि आकर इसे अपने साथ ले जाए। वह ऐसी बदचलन बहू को अपने घर में नहीं रख सकती। इस सब मामले में मेरे शौहर बिल्कुल खामोश खड़े रहे। वह खामोशी से अपनी अम्मी को मेरे माँ बाप को बातें सुनाते हुए सुन रहे थे। मेरी अंतरात्मा को बहुत ठेस पहुंची थी कि किसी ने मुझे पूछना भी गवारा नहीं किया, सीधा अपना फैसला सुना दिया था। लेकिन मुझे उस वक्त खुद से ज्यादा अपने माँ बाप की परवाह थी कि यह सब सुनकर उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। मैं जानती थी कि मेरे अब्बा ने मेरी शादी कितनी मुश्किल से की थी, कितनी जगह से उन्होंने कर्ज लिया था। अब वह कर्ज उतारना तो दूर की बात उनकी इज्जत पर आ चुकी थी। शादी के तीसरे दिन ही यह तमाशा हो चुका था। मेरी सास मुझे बातें सुना रही थी
और न जाने कौन कौन से शब्द इस्तेमाल कर रही थी। और मेरे शौहर तो मुझे तलाक देने के लिए तैयार बैठे थे। बस मेरे माँ बाप का इंतजार कर रहे थे ताकि तलाक देकर मुझे उनके साथ रवाना कर सके। और मैं डरी सहमी एक कोने में मुजरिम बनी खड़ी थी। मेरी सास तो इस बात का शुक्र अदा कर रही थी कि बहुत जल्दी ही उनके सामने मेरी हकीकत आ गई और मुझसे उन लोगों की जान छूट जाएगी। थोड़ी देर बाद मेरे माँ पापा मेरे ससुराल आ गए। हम लोग उस वक्त लाउंज में बैठे हुए थे। हर तरफ से मुझ पर कीचड़ उछाला जा रहा था। वहाँ मौजूद हर शख्स मुझे चूपती हुई निगाहों से देख रहा था और मैं बस रोए जा रही थी। मुझे बस रोना ही आ रहा था, इसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे शोहर की बुआ भी मुझे बदकिरदार बदचलन जैसे शब्दों से छलनी कर रही थी और मेरी सास को बोल रही थी कि उन्होंने लाख मना किया था कि खानदान से बाहर शादी ना करे, मगर मेरी सास ने उनकी एक बात नहीं सुनी थी और अपने बेटे की खानदान से बाहर शादी कर दी। उनकी बुआ का ख्याल यह हमेशा से था कि शायद मेरी सास अपने बेटे के लिए उनके बेटे का हाथ मांगेगी, मगर मेरी सास उनके झगड़ालू रवैये से वाकिफ थी। मेरी सास ने उनकी बेटी को अपनी बहू नहीं बनाया था और अब जैसे बुआ को अपने दिल की कसर निकालने का मौका मिल गया था, अब वह दिल भरकर मेरी सास को बातें सुना रही थी और साथ ही मुझ पर भी ताने कस रही थी। अम्मा अब्बा ने लाउंज में कदम रखा तो मैं भागकर अम्मा के पास चली गई और उनके गले से लगकर रोने लगी। अम्मा मुझे खामोश करवाने लगी, मगर मेरा रोना बंद नहीं हो रहा था और मैं बेतहाशा रोने लगी। इतने घंटे जो मुझ पर कयामत गुजरी थी, अब वह आंसू के रूप में बाहर आने लगी। मेरी सास ने मेरे माँ बाप को अपने सामने बिठाकर बहुत बातें सुनाई थी कि उन्होंने क्यों अपनी बदचलन बेटी को हमारा सर मट दिया। अम्मा मेरे किरदार की सफाई देने लगी और अब्बा का तो सर झुक गया था। मुझे उस वक्त अब्बा बहुत बूढ़े नजर आने लगे थे। मेरी अम्मा मेरी सास और मेरे शोहर को यही यकीन दिला रही थी कि जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वरना उनकी बेटी ऐसी नहीं है। लेकिन वह लोग कोई भी बात, कोई भी सफाई सुनने को राजी नहीं थे। उनकी बस यही रट थी, मुझे यहाँ से अपने साथ ले जाए। अब वह लोग एक पल भी मुझे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे शोहर तो मुझे तलाक दे रहे थे, मगर अब्बा ने उनके पैरों में अपना सर रख दिया और उनसे कुछ वक्त की मोहलत मांगी। तब मेरे शोहर उस वक्त राजी हो गए थे कि वह मुझे कुछ वक्त बाद तलाक देंगे। मेरे लिए इतनी मोहलत ही बहुत थी कि कुछ वक्त मिला। शायद इस तरह से मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं या यह बता सकूं मैं पाक दामन और बेदाग हूँ। शादी से पहले मुझे किसी ने नहीं छुआ था। प्रेग्नेंट तो बहुत दूर की बात है। मेरे अम्मा अब्बा मुझे अपने घर ले आए थे। मेरे घर में एक अलग कोहराम मचा हुआ था। शादी को तीसरा ही दिन था और मेरे शोहर की जबान पर तलाक देने की बातें थी। ऊपर से मेरे किरदार पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया था। इस सब के बीच मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। जब मेरे भाइयों ने डॉक्टर की कही हुई बात सुनी तो दोनों मुझे मारने के लिए चढ़ दौड़े कि मैंने सारे जमाने में इनकी इज्जत को खराब कर दिया और कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। लेकिन मुझे बस रोना आ रहा था। मैं किसी को भी अपनी सफाई पेश नहीं कर पा रही थी। अम्मा और अब्बा ने भाइयों के बीच में आकर उनसे मेरी जान छुड़ाई। देखते ही देखते यह खबर पूरे खानदान में फैल गई थी कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो चुकी थी और सभी लोगों ने अपने ही दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। अम्मा अब्बा रात भर सर जोड़कर अपने कमरे में बैठे मेरे आने वाले कल के बारे में बातें करते रहे और मैं भी अपने आने वाले कल के बारे में सोच सोच कर हलकान होती। रात जागते जागते कटी। मुझे एक पल भी चैन नहीं मिल रहा था। सुबह उठकर मैं अपने कमरे से बाहर आई तो अम्मा अब्बा बाहर बैठे थे। मुझे देखकर अम्मा ने कहा कि मैं तैयार हो जाऊं। मैंने अम्मा से कोई सवाल नहीं किया और कमरे में जाकर तैयार हो गई। मैं तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो अम्मा ने मुझे बोला कि मैं दोबारा से तुम्हें इसी डॉक्टर के पास लेकर जा रही हूँ ताकि दोबारा से मेरा चेकअप करवाया जाए, क्योंकि मेरी सारी जिंदगी अम्मा अब्बा के सामने ही गुजरी थी और अम्मा अब्बा मेरे किरदार से वाकिफ थे। वह चाहकर भी मुझ पर शक नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्होंने रात भर बैठकर यही सोचा कि डॉक्टर को मुझे दोबारा दिखा दिया जाए ताकि जो हकीकत हो वह खुलकर सामने आए। हम लोग दोबारा उसी अस्पताल में पहुंच चुके थे। मेरे शोहर को भी फोन करके अब्बा ने उस अस्पताल में बुला लिया था। वह आना नहीं चाहते थे, मगर अब्बा ने ज्यादा जोर दिया तो वह खामोशी से उठकर आ गया। मेरा उनसे अस्पताल में सामना हुआ तो उन्होंने मुझे देखना भी गवारा नहीं किया और मैं अपने आंसुओं को पीकर रह गई। डॉक्टर के पास जब हमारा नंबर आया तो मैं अम्मा के साथ डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर मुझे देखते ही पहचान गई थी, मगर जब अम्मा ने उन्हें यकीन दिलाया
कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई। और मैंने भी डॉक्टर को बहुत यकीन दिलाया कि मैं बिल्कुल बेदाग थी। प्रेग्नेंट होना तो बहुत दूर की बात थी। तो डॉक्टर भी सोच में पड़ गई। उसने दोबारा से मेरा अल्ट्रासाउंड लिखकर दे दिया। अल्ट्रासाउंड की सहूलियत भी हॉस्पिटल में मौजूद थी। मैं अम्मा के साथ दोबारा से अल्ट्रासाउंड करवाने लगी। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद डॉक्टर ने कहा थोड़ी देर इंतजार करो। यह वक्त मैंने सूली पर गुजारा था, मगर आज भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में ऐसा ही कुछ आता तो मेरा घर तबाह और बर्बाद होकर रह जाता। कुछ देर बाद अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई। वह रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास गई। इस बार मेरे साथ सिर्फ अम्मा ही नहीं, मेरे अब्बा और शौहर भी मौजूद थे और सास भी कुछ देर बाद वहां पहुंच चुकी थी। उनकी जबान पर तो सिर्फ यही था कि अब कौन से डॉक्टर को दिखाना बाकी रह गया था। मुझे तलाक देकर यह मामला खत्म करे। मगर मेरे शौहर को खुदा का खौफ था। वह भी तलाक से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लेना चाहते थे। मैं मुजरिम की तरह डॉक्टर के सामने सर झुकाए बैठी थी और मेरे पीछे मेरे सारे घर वाले खड़े थे। डॉक्टर की जुबान से निकलने वाले शब्द मुझे नई जिंदगी भी दे सकते थे या मुझे मौत की गहराइयों में फेंक सकते थे। मेरी जिंदगी की डोर अब डॉक्टर के हाथ में थी और मैं डॉक्टर के मुंह से निकलने वाले फैसले का इंतजार कर रही थी। कुछ देर तक डॉक्टर मेरी रिपोर्ट देखती रही। फिर उसने मेरी पिछली रिपोर्ट मांगी तो मैंने बैग से निकालकर डॉक्टर को दे दी। डॉक्टर बहुत देर तक खामोशी से रिपोर्ट को देख रही थी। डॉक्टर रिपोर्ट को देखकर चौंकने लगी, जैसे कुछ गलत हुआ हो। डॉक्टर ने मेरी आज की रिपोर्ट मेरे सामने रखते हुए कहा कि मेरे पेट के दर्द की वजह बाहर का खाना था, जिसकी वजह से मेरा पेट खराब हो गया था, इसीलिए इतना दर्द उठ रहा था। और कहा कि मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट नहीं थी। मेरी सास ने फौरन कहा कि पिछली रिपोर्ट में तो यही बताया था कि मैं प्रेग्नेंट थी। तो डॉक्टर ने जो तस्वीर बताई उसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। डॉक्टर ने कहा पिछली रिपोर्ट नाम की वजह से गलतफहमी हो गई थी। मेरा नाम नूर शगुल था, जबकि जिस औरत की रिपोर्ट मेरे पास थी उसका नाम नूर जहां था। उसका थोड़े दिन पहले ही मिसकैरेज हुआ था, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द हुआ था। इसीलिए नाम एक जैसा होने की वजह से यह सारी गलतफहमी पैदा हुई। डॉक्टर ने अपनी गलती मानकर हम सबसे माफी मांगी। उस वक्त मेरा दिल इतना हल्का हो गया था कि मैं बता नहीं सकती थी। मेरे शौहर और मेरी सास शर्मिंदगी से अपना सर झुकाए खड़े थे। तो मेरे अब्बा ने आगे बढ़कर कहा कि यह गलतफहमी का नतीजा था। इस तरह से मेरा घर खराब होने से बच गया। मैंने अपने शौहर को माफ कर दिया क्योंकि गलती उनकी भी नहीं थी। उस वक्त हालात ही ऐसे थे। आज मैं अपने ससुराल में खुश हूँ और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद दोस्तों।